नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द मिर्ची फ्रेंड्स। भारत रत्न के इस एपिसोड में आज हम भारत के एक ऐसे रत्न की बात करेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में बिताया और दे गए भारत को वो शक्ति जिसने भारत को दुनिया के पावरफुल देशों की सूची में शामिल कर दिया। पूरी दुनिया जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो आइए जाने कुछ अनसुनी बातें कलाम साहब के बारे में। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना सीखो। मंजिल की चाह रखने वाले और कुछ कर गुजरने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मीठा गहरा कुआं हूँ मैं। बस इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल आबिदीन और आयशा अम्मा के बेटे की कहानी उस बच्चे की जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस साइंटिस्ट की कहानी जिसमें मानो इल्म का समंदर था। मैं तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन ना तो तालीम याफ्ता थे और ना ही उनके पास कोई दौलत थी, लेकिन उनमें अजीब किस्म की दानाई थी और हौसला भी बहुत था। मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे जो काफी बड़ा था, शायद कभी 19वीं सदी में बना होगा। मेरा घर रामेश्वरम के मस्जिद स्ट्रीट में था। मेरा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन जरूरत की सारी चीजें हमें हासिल थी। सच कहूं तो मेरा बचपन बहुत महफूज था और खुशहाल भी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे अब्बा मुझे नमाज पढ़ाने के लिए ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के पुरोहित मेरे अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त थे। मुझे याद है जब दोनों अपने अपने मजहबी लिबास में देर देर तक एक दूसरे से रूहानी मसलों पर बातें किया करते थे। एक बार मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था कि जब कोई आफत आए तो उसकी वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती। मैंने अपने करियर में हमेशा अब्बा की कही बातों और वसूलों पर चलने की कोशिश की है। मेरा यकीन है कि हमसे ऊपर एक ताकत है जो परेशानी में हमारी मदद करती है और हमें सच के रास्ते पर लाती है। जब मैं 6 साल का था तो मेरे अब्बा ने एक नाव बनाई जिसमें वह तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सके, यानी रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाए और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले आए, ताकि हमारी एक आमदनी का जरिया शुरू हो सके। पढ़ाई के शुरुआती दौर में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनत और कुछ सीखने का बहुत शौक था। इसलिए मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में शुरू में थोड़े कमजोर होते हैं, एवरेज होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वह कुछ नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है अगर उसने मेहनत और कुछ सीखने के जज्बे को अपने अंदर
उतार लिया हो। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत और कुछ सीखने का शौक अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। इसे अपना मुकद्दर बना लें तो मंजिल आपके कदमों में होगी। मैंने अपनी स्कूलिंग स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम से पूरी की और फिर आगे पढ़ने के लिए मैं तिरुचिरापल्ली चला गया, जहां मैंने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट जोसेफ कॉलेज से साल 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। साल 1955 में मैं मद्रास गया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने लगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के दौरान जब मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो मेरे डीन मुझसे खासा नाराज थे। वजह, उन्हें लग रहा था कि मैं अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो इतने सख्त नाराज थे कि उन्होंने कहा, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट अगले 3 दिन में पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। दरअसल उन्होंने ऐसा मेरे हुनर को निखारने के लिए किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर क्या था, मैंने रात दिन एक कर दिया, खूब मेहनत करी और समय रहते अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। यह देख मेरे डीन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जो तुमसे कहा था, जो मैंने एक कठिन टारगेट तुम्हें दिया था अचीव करने के लिए, उसमें तुम खरे उतरे। तुमने बेइंतहा मेहनत की और अपने इस प्रोजेक्ट को इस इतने कठिन, इतने कम समय में पूरा कर लिया। जब मैं इंजीनियरिंग पूरा करके निकला तब जिंदगी ने मुझे 2 मौके दिए जो मेरे बरसों के ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी। मेरी दोनों ही मंजिलें लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर था। खुशकिस्मती से मुझे दोनों जगह से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली। पहले मैं दिल्ली आया और डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा था और डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटरव्यू देने के बाद मैं लगभग 7 दिन दिल्ली रुका और फिर देहरादून चला गया एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू तो ठीक था, लेकिन मैं 9वें नंबर पर आया। और जगह सिर्फ 8 थी। टोटल 25 कैंडिडेट थे, जिसमें से मेरा स्थान 9वें नंबर पर था। क्योंकि जगह सिर्फ 8 थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत मायूस हुआ, क्योंकि आसमान की उड़ान भरना मेरा एक सपना था, जो सपना मुझे टूटता हुआ नजर आया। खैर, मायूस होकर मैं दिल्ली वापस आया और अपने इंटरव्यू के बारे में पूछा। जवाब में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और यहाँ से
मेरे कलाम बनने का सफर शुरू हो गया। कहते हैं खुदा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस दिन मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा डिफेंस मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया, और आज मैंने जिस मुकाम को हासिल किया वो एयरफोर्स में सिलेक्शन ना होने की वजह से और डिफेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइनिंग मिलने से ही हुआ। साल 1969 में मेरा तबादला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में किया गया। SLV-3 पर काम के दौरान कई दुखों का पहाड़ टूटा। एक दिन जब मैं अपने काम में मशगूल था, तभी अचानक मेरे अब्बा के मरने की खबर आई। मानो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जब अपने घर पहुंचा तो हर तरफ मातम छाया। मैं बहुत देर तक खामोश अपनी माँ के पास बैठा रहा, और जब मैं लौटने लगा तो मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं देने लगी। और कुछ दिन बाद खबर आई कि अम्मा भी नहीं रही। इस दौरान मानो मैं टूट सा गया था। ये दुनिया, कामकाज सब बेईमानी सा लग रहा था, लेकिन दिल में एक सपना था, एक शौक, एक जज्बा था कि अपने मुल्क को एक ऐसी ताकत दूं जिससे कि मेरा मुल्क भी दूसरे मुल्कों की तरह पावरफुल बन सके। इसलिए धीरे धीरे मैंने काम में मन लगाया और SLV-3 पर काम दोबारा शुरू किया। SLV-3 पर काम लगभग पूरा हो गया, और एक दिन जब पहली बार SLV-3 को उड़ाया गया तो मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन अचानक SLV-3 से संपर्क टूटा और SLV-3 का मलबा 500 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। इस असफलता ने मुझे तोड़कर रख दिया, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। लेकिन मैंने फिर हिम्मत बांधी और पिछली गलती को सुधारा, और आखिरकार SLV-3 का परीक्षण सफल रहा। दरअसल इंसान गलतियों का पुतला है, और गलतियां इंसान को सफल बनाने की पहली सीढ़ी होती है, बशर्ते इंसान उस गलती को सुधार कर मेहनत करता रहे। साल 1980 में मुझे IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का चीफ बनाया गया। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के आविष्कार में दिन रात कड़ी मेहनत की। कई बार असफल हुए, पर हमने हार नहीं मानी। हर असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार किया। एक बार जब अग्नि के लॉन्च का वक्त आया तो एंड मौके पर पता चला कि एक पुर्जा काम नहीं कर रहा। अग्नि का लॉन्च हमें रोकना पड़ा। इसके लिए बहुत मजाक भी बनाया गया। कई अखबार में कार्टून के जरिए मजाक बनाया गया। एक अखबार में मैंने देखा किसी मक्खन बनाने वाली कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दी थी, जिसमें वह कह रहे थे कि अग्नि को मेरे मक्खन की जरूरत है। और इन सब के बावजूद हमने हार नहीं मानी और फिर से अपनी गलतियों को सुधारने में लग गए। आखिरकार अग्नि के रीलॉन्च का वक्त आ ही गया और सुबह 7 बजे अग्नि लॉन्च हुई।
और जब अग्नि लॉन्च हुई तो मानो कि जैसे मिसाइल ने हर फंक्शन बखूबी याद कर लिया था। हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब मिल रहा था और उस दिन अग्नि का परीक्षण सफल रहा। और आखिरकार एक लंबे नाकामियों और गलतियों के बाद मुझे मेरा सपना पूरा होता दिखा। वो सपना जिसमें मैंने अपने देश को एक ताकत देने का देखा था। अग्नि की सफलता का जश्न 1990 के रिपब्लिक डे पर मनाया गया और मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया। अपने हमवतनों का ये प्यार मेरे लिए किसी बड़े अवार्ड से कम ना था। मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छे विद्वान ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन क्या वह अपने वतन का प्यार और मोहब्बत कमा पाते हैं? इसलिए मैंने अपने वतन में रहकर अपने वतन की खिदमत करना अपना मुकद्दर बना दिया। यूं तो मेरी जिंदगी में कई अहम पड़ाव आए, लेकिन साल 2002 का एक दिन जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तभी मेरे डीन आए और कहा, आपके ऑफिस का फोन लगातार बज रहा है, शायद कुछ जरूरी फोन है। इतने में मेरे मोबाइल पर एक फोन आया। फोन पर थे देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने पूछा, और कैसा चल रहा है आपके पढ़ाई लिखाई का कार्य? मैंने कहा, बस बढ़िया। उन्होंने कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, कृपया करके आप हाँ कर दें, मना ना करना। मैं सोच में पड़ गया कि भला मुझसे क्या काम हो सकता है। उन्होंने बताया कि आपका नाम राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, आपकी अनुमति चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचने लगा और उनसे 2 घंटे का वक्त मांगा। काफी सोचने और विचारने के बाद मैंने हामी भरी और फिर मुझे देश का राष्ट्रपति बनने की खुशकिस्मती हासिल हुई। राष्ट्रपति बनने पर भी मेरा लगाव देश के स्टूडेंटों से ज्यादा रहा, इसलिए मैंने राष्ट्रपति रहते हुए ज्यादातर दौरा स्कूलों और यूनिवर्सिटियों का ही किया, जहां मैं स्टूडेंट से मिलता था, ताकि मैं उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में बता सकूं। मुझे स्टूडेंटों से बात करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए शायद मैं राष्ट्रपति रहते हुए भी देश के स्टूडेंटों से ज्यादा मिला। मैं 2007 तक देश का राष्ट्रपति रहा और कार्यकाल खत्म होने के बाद मैं देश के भविष्य को बनाने वापस पढ़ाने शिलोंग चला गया और फिर से बच्चों को पढ़ाने लगा, ताकि देश को अपने जैसा कलाम दे सकूं। और आखिरकार हर इंसान की तरह मेरे जाने का वक्त भी आ गया। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में मैंने अपने प्यारे वतन को अलविदा कह दिया। मेरी रूह ने भी मेरे हमवतनों की मोहब्बत देखी कि किस तरह मेरा वतन गमगीन था जब मैं रुखसत हुआ। मेरे हमवतन भाइयों ने अपनी नम आंखों और मोहब्बत के साथ मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया और मुझे सुपुर्दे खाक किया। और इस तरह हिंदुस्तान के, भारत के इस रत्न की कहानी पूरी होती है। द मिर्ची फैंस भारत के इस रत्न को दिल से सलाम करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं
अगले एपिसोड में भारत के एक और रत्न के किस्से के साथ।